नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए कहानी लेकर के आए एक ऐसी बहन की जिनका जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तो एक ही सेशन के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि अपने पांच पास्ट लाइफ्स को इन बहन ने देखा और फिर जाकर के कुछ इनको अपने बारे में क्लैरिटी आई कि क्यों जो आत्मा उनके जीवन में उनको दुख दे रही है उसकी जड़ कहाँ है। दोस्तों, अमूमन तौर पे जब भी किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है तो कभी वो एक लाइफ, दो लाइफ या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइफ्स देख पाते हैं। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। हमने जब इन बहन का रिग्रेशन किया तो ऐसा मतलब हमारे साथ पहली बार हुआ कि एक ही रिग्रेशन की एक्टिविटी के अंदर कोई व्यक्ति अपने 5 जीवन ढूंढ पाया हो और 5 जीवन को इतनी गहराई से समझ पाया हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा रोज का रूटीन कुछ इस प्रकार का होता है कि किसी ना किसी भाई या किसी ना किसी बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का मौका जो है वह रोज हमें मिल ही जाता है। अब ऐसे में हर रोज एक नई कहानी हमें डॉक्यूमेंट करने को मिल जाती है और फिर जब भी मौका आता है उस कहानी को ऑनलाइन पोस्ट करने का, आप सभी के साथ शेयर करने का, तो उस कहानी को यानी कि उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन को किए हुए हमें कई महीनों हो चुके होते हैं। क्योंकि सेशन तो हम रोज करते हैं लेकिन जो कहानी पोस्ट करते हैं वह हम हफ्ते में 1 या हफ्ते में 2 ही पोस्ट कर पाते हैं। अब ऐसे में हमारे पास कहानियों का बहुत सारा बैकलॉग होता जाता है। लेकिन दोस्तों, इन बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमने बहुत ही रिसेंटली किया और इनका रिग्रेशन करने के बाद, क्योंकि पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 लाइफ्स कोई एक व्यक्ति अपने एक ही रिग्रेशन के सेशन के अंदर देख पाया हो, इसीलिए हमारे मन में ये उत्सुकता जागी कि बाकी सारी कहानियों को छोड़ करके पहले हमें इन बहन की कहानी आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। और इसी वजह से हम उन सभी भाई बहनों से क्षमा भी चाहते हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं जो कि अपनी कहानी का ऑनलाइन पोस्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही हमें समय लगेगा, जैसे ही नियति में होगा और उस कहानी की बारी आएगी तो आपकी कहानी को भी अपने चैनल पे हम इसी प्रकार से नरेट करके पोस्ट ज़रूर करेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र की रहने वाली हमारी ये बहन इस समय डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही हैं और अपने ही शहर के एक मेडिकल कॉलेज से बहुत ही जल्द इनको MBBS की डिग्री प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, बहन ने हमें बताया कि बचपन से ही वे एक जॉइंट फैमिली के अंदर रहती हुई आई हैं और इनका परिवार एक बहुत ही सुखी और खुशहाल परिवार रहा है। बहन ने हमें बताया कि इनकी पूरी फैमिली के अंदर इनके दादा दादी, इनके माता पिता, इनके चाचा चाची, इनकी एक छोटी बहन और कुछ कजन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी हैं। दोस्तों, बहन हमें बताती हैं कि इनका परिवार हमेशा से खुशहाल रहा है। इनके माताजी, इनके पिताजी, इनके चाचा, इनकी चाची सब के सब गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हैं और अच्छी पोजीशंस के ऊपर नियुक्त हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, बहन ने हमें यह भी बताया कि इनका सारा परिवार बहुत ही लिबरल विचारधारा वाला है। बहन ये बताती हैं कि इनके परिवार में कभी भी किसी भी बड़े ने इनको या परिवार के बाकी बच्चों को किसी भी चीज के लिए कभी प्रेशराइज नहीं किया। जो MBBS की मुश्किल यानी कि कठिन पढ़ाई भी ये कर रही हैं, वह करने का जो निर्णय है वह भी इनका खुद का ही था। दोस्तों, बहन तो ऐसा बताती हैं कि इनके माता पिता की तो बस ये इच्छा है कि बच्चे जो कुछ भी करें उसके अंदर उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना आए, बस सुखी शांति बच्चे अपना जीवन जीते रहें। हमने बहन से पूछा कि बहन, जब आप ऐसा बता रही हैं कि पूरे परिवार में कोई समस्या ही नहीं है, इतने अच्छे आपके घर वाले हैं,
इतनी अच्छी उनकी विचारधारा है, आपको प्रेशर भी नहीं करते हैं, आप वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, तो फिर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की क्या जरूरत है। दोस्तों, बहन ने हमें बताया कि ऐसा होता है कि जो मुसीबतें होती हैं, कभी कभी हमारे को जो परमात्मा है वो परिवार बहुत अच्छा देता है, सब कुछ हमारे लिए परफेक्ट करता है, लेकिन जो मुसीबतें होती हैं वो हमें कहीं ना कहीं से ढूंढ लेती हैं और आकर के हमारे जीवन के अंदर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न कर देती हैं जिसकी वजह से इंसान का मन करता है कि जैसे वह इस जीवन को ही त्याग दे। इंसान को जीवन निरर्थक लगने लग जाता है और सब कुछ होते हुए भी इंसान यही महसूस करता है कि जैसे वह किसी जेल के अंदर बंद है, उसको सब कुछ होते हुए भी, सारी आजादी होते हुए भी कहीं किसी चीज के अंदर तो कैद कर दिया है। तो हमने बहन से पूछा कि बहन, आपके जीवन के अंदर ये जो कैद बनाने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी कोई वो है, जो भी वो आत्मा है, क्या वह आत्मा आपके ही परिवार की सदस्य है? तो दोस्तों, बहन ने हमें बताया कि उनके परिवार वाले तो सब अच्छे हैं, उनसे तो हर प्रकार की आजादी है, लेकिन उनके जीवन में जब वे केवल 8वीं कक्षा में थी, उस समय किसी ने एंटर किया था। उस समय एक ऐसा लड़का था जो कि उन्हीं की क्लास में पढ़ता था, उन्हीं की कक्षा का छात्र था, और उसने कुछ ऐसा इनके जीवन के अंदर किया जिसकी वजह से आज तक ये डिप्रेशन के अंदर है। दोस्तों, ये बहन हमें बताती हैं कि जब वे 8वीं कक्षा के अंदर पढ़ा करती थी तो इनकी कक्षा के अंदर लगभग 40 स्टूडेंट पढ़ा करते थे, और इन 40 स्टूडेंट्स में से एक छात्र ऐसा था जिसके प्रति इनको कुछ आकर्षण महसूस होता था। लेकिन दोस्तों, ये बहन बताती हैं कि ये जो आकर्षण था, ये कोई रोमियो जूलियट वाला आकर्षण या प्रेम संबंध वाला आकर्षण, या जैसे कुछ बच्चों को लगने लगता है कि उनके सपनों का राजकुमार शायद यही है, इस प्रकार का कोई भी आकर्षण उनको महसूस नहीं होता था। वे ऐसा बताती हैं कि जब भी मैं उसको देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं इसको बहुत पहले से जानती हूं, एक बहुत फेमिलियरिटी सी मुझे उस लड़के से महसूस होती थी। दोस्तों, ये बहन बताती हैं कि मेरे मन में तो कोई ऐसा भाव नहीं था, लेकिन जिस समय हमारी 8वीं कक्षा के फाइनल एग्जाम्स आने वाले थे, उस समय इस छात्र ने इनको अप्रोच किया और वे इनसे कहते हैं कि वे मन ही मन इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वे कहीं ना कहीं इनसे प्रेम करने लग गए हैं, इनके प्रति उनकी कुछ फीलिंग्स हैं। दोस्तों, शुरू में तो ये बहन उनको बताती हैं कि देखिए, मैं तो बहुत ही ज़्यादा स्टूडियस छात्रा हूँ, इन सब चीज़ों के प्रति मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं है और मैंने तो ऐसा किसी के बारे में कभी भी नहीं सोचा, तो शायद आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि शायद उन्होंने ऐसा कहा था कि मैंने देखा है कि तुम भी मेरे प्रति देखती हो, तुम्हारी आंखों में भी मैंने वो प्रेम देखा है। तो ऐसी कुछ बातें करके उन्होंने कहा, और क्योंकि इनको अंदर ही अंदर कुछ फेमिलियरिटी तो फील होती थी, तो ये खुद ही कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गई। इनको ऐसा लगने लगा कि शायद मैं उससे प्रेम करती हूँ, क्योंकि सचमुच में प्रेम कैसा होता है, वो भावना कैसी होती है, उससे तो इनकी वाकफियत थी नहीं, इनको तो पता ही नहीं था कि असली में वो भाव कैसा होता है। तो होता कुछ ऐसा है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा इनको परस्यू कर रहा होता है, और उसके इस परस्यूएंस को देख करके ये भी उसको कहती हैं कि हाँ, शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें लेकर के कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ भावनाएं मेरे मन में भी तुम्हारे को लेकर के हैं। दोस्तों, ये बहन बताती हैं कि हम उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं, थोड़ा इस तरफ बढ़ने लग जाते हैं कि जैसे हम कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो। लेकिन दोस्तों, ये बहन बताती हैं कि वो समय कुछ ऐसा था कि हमारे पास ऐसी कोई खास आज़ादी नहीं थी
कि हम बाहर जा कर के मिल लेते, क्योंकि मैं बहुत पढ़ाकू स्टूडेंट थी तो मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा टाइट वाला हुआ करता था। लेकिन हम दोनों ने फ़ोन के ऊपर एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आगे इन बहन ने बताया कि शुरू शुरू में तो उस लड़के ने इनसे रेगुलरली बात करी, लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर ही जैसे ये उनके साथ इन्वॉल्व होने लगी, जैसे जैसे इनको उनसे बात करना पसंद आने लगा, वैसे वैसे उस लड़के ने अपनी बात करने की जो इंटेंसिटी है उसको कम करना शुरू कर दिया। जैसे कि पहले दिन के अंदर 3 बार बात हुआ करती थी, तो उसने उसको 2 बार शुरू कर दिया करना। कुछ ही दिनों के अंदर दिन में केवल 1 ही बार बात करना शुरू किया। तो जब लगभग 1 महीना इनको ऐसा हो गया कि ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो ये दिन में केवल थोड़ी देर के लिए 1 ही बार बात किया करते थे। और उसके बाद ये बताती हैं कि उस लड़के की तरफ से कुछ गैप्स आने लगे, यानी कि ये उनको कॉल करती थी बात करने के लिए तो वे उनका फ़ोन नहीं उठाते थे, ये उनको मैसेज भेजती थी व्हाट्सएप के ऊपर या नॉर्मल जैसे जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, किसी प्रकार से उनको मैसेज भेजा करती थी। तो ये बताती हैं कि शुरू में तो वो 2-2, 3-3 दिन तक मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं देते थे, लेकिन आगे चल करके ये जो टाइम पीरियड है 7-7 दिन का भी हो गया। तो ये बोलती हैं कि फिर जब 1-1 हफ्ते बाद हमारी बात होती थी तो मैं उससे कहा करती थी कि तुमने मुझसे बात करना शुरू ही क्यों किया जब तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी। तो ये बताती हैं कि वो कुछ कुछ बहाना बनाते थे और इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि खुद इतना ज़्यादा परस्यू करने के बाद इस लड़के ने इनसे बात करनी क्यों बंद कर दी है। दोस्तों, ये बहन ऐसा बताती हैं कि जिस समय बातचीत शुरू हुई थी उस समय 8वीं कक्षा के एग्जाम्स थे, और जिस समय इन दोनों की बातचीत में एक ब्रेक सा लग गया वह समय वो था जब 9वीं कक्षा के अंदर इनकी 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां पड़ी। दोस्तों, आगे ये बहन ऐसा बताती हैं कि 2 महीनों की छुट्टियों के दौरान तो उस लड़के ने इनसे एक भी दिन फोन के ऊपर बात नहीं करी, इनके एक भी मैसेज का उसने पूरे 2 महीनों की छुट्टियों में जवाब नहीं दिया। यहां तक कि जब छुट्टियों के बाद ये दोनों स्कूल में वापस से मिले, जब दोबारा एक दूसरे से आमना सामना हुआ, तो उस समय भी लड़के ने इस प्रकार से बिहेव किया कि जैसे ये दोनों बिल्कुल ही अजनबी हों, जैसे ये दोनों क्लासमेट्स भी ना हो, जैसे ये दोनों एक दूसरे को जानते ही ना हो। तो दोस्तों, इस बात से ये जो बहन है ये बहुत ज़्यादा आहत महसूस करती हैं, बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाती है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, क्योंकि कभी भी इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कभी भी कोई ऐसी समस्या नहीं आई थी कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम रिलेशनशिप में होते हैं तो एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की कोई बात पसंद नहीं आ रही होती है, कोई नेचर पसंद नहीं आ रहा होता, इन लाइंस पे कुछ बात होती है। तो ये बहन बताती हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। फिर ये बहन बताती हैं कि स्कूल वापस शुरू हो जाने के बाद उस लड़के ने इनकी पूरे स्कूल के अंदर बदनामी करनी शुरू कर दी। अलग अलग प्रकार की कहानियां इनको और इनके कैरेक्टर को लेकर के और छात्रों के अंदर, क्लास के छात्रों के अंदर और सेक्शंस के अंदर, पूरे सारे स्कूल के अंदर इनके बारे में गंदी गंदी बातें उसने फैलाना शुरू कर दिया। जैसे कि एक मुख्य बात तो उस लड़के ने इन बहन के बारे में ये फैलाना शुरू कर दिया था कि वे नहीं बल्कि ये बहन उनके पीछे शुरू से पड़ी हुई थी और इन बहन ने उनको बहुत ज्यादा परस्यू किया, तब उन्होंने इनसे बातचीत करना शुरू किया था। जबकि असल में बात इसके बिल्कुल विपरीत थी, बात बिल्कुल उल्टी थी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी सबको बताना शुरू किया कि वे तो ना जाने कब से इन बहन से अपना पीछा छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये उनका पीछा छोड़ती ही नहीं है। अब दोस्तों, ये बहन कहती हैं कि जब मुझे ये सारी बातें सुनने में आई तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ऐसी कोई बात थी
अगर ऐसा कुछ था कि वे मुझे पसंद नहीं करते थे, या हो सकता है कि शुरू में उनको लगा कि वो मुझे पसंद करते हैं, बाद में उनका विचार बदल गया, तो उनको सिंपली मुझसे कह देना चाहिए था कि भाई देखो, जो भावनाएं पहले मैं महसूस कर रहा था तुम्हें लेकर के, मुझे लगता है कि शायद मुझसे गलतफहमी हो गई थी मुझे, और मैं इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ये कहती हैं कि अगर वे मुझे ऐसा बोल देते तो कुछ नहीं होता, हम दोनों अलग हो जाते, मुझे कम से कम स्ट्रेस तो नहीं होता। तो ये बताती हैं कि जब उन्होंने मेरी स्कूल के अंदर इतनी ज़्यादा बदनामी कर दी, तो उसकी वजह से मैं डिप्रेस्ड रहने लगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहने लगी, क्योंकि जहाँ जहाँ वो जाते थे उस जगह पर लोग केवल मेरे बारे में बातें बनाते थे। ये बताती हैं कि जबकि मेरा तो ध्यान ही नहीं था इन चीज़ों में, उन्होंने ही परस्यू किया और ज़बरदस्ती बात करना शुरू किया, उसके बाद ना जाने उनको क्या हो गया। तो ये बहन बताती हैं कि इस बात को सोच सोच करके मैं 12वीं कक्षा तक डिप्रेशन में रही। जहां मेरा जो स्कोर है वो 90s में हुआ करता था, वही मेरा जो एकेडमिक स्कोर है, जो परसेंटेज वाइज, वो 80%, 75%, 70% में आ गया, क्योंकि मैं हर वक्त केवल यही सोचती रहती थी। जब मुझे संकल्प आता था तो यही आता था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों, आगे ये बहन बताती हैं कि हमेशा से ही ये एक डॉक्टर बनना चाहती थी, और डॉक्टर बनने के लिए इनके लिए यह अति आवश्यक था कि ये अपने 12वीं के जो इनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसके अंदर अच्छा स्कोर करें। लेकिन दोस्तों, अच्छा स्कोर करने के लिए इनको फोकस की आवश्यकता थी। ये बहन बताती हैं कि ऐसे में इन्होंने YouTube पे वीडियोस को एक्सप्लोर करना शुरू किया कि अपने ध्यान को कैसे बढ़ाएं, फोकस को कैसे इंक्रीज करें, कैसे खुद को मोटिवेटेड रखें। तो ये बताती हैं कि इसी समय जो इनका ध्यान है वह आध्यात्म की तरफ चला जाता है, और ये एक आध्यात्मिक संस्था के कई सारे जो महापुरुष हैं, जो उनके ओरेटर्स हैं, उनकी वीडियोस सुनने लग जाती हैं, और इनको प्रेरणा मिलती है कि इनको साधना, इनको ध्यान, मेडिटेशन इनको करना शुरू करना चाहिए। और ये इस तरफ बढ़ जाती हैं कि मैं मेडिटेशन का इस्तेमाल करके अपना जो मेरा फोकस लेवल है उसको इंक्रीज कर लेती हूँ, क्योंकि 12th के बोर्ड्स में मुझे अच्छा स्कोर करना है। और दोस्तों, होता भी ऐसा है। ये बहन, जो पहले इनका टैलेंट था, जिस तरह से ये स्कोर कर पाते थे, ये बताती हैं कि 12वीं कक्षा के अंदर अपनी स्टडीज़ के साथ साथ इन्होंने ध्यान बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया था, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इनका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो पहले इनका स्किल सेट था वो वापस आ गया, और जो ये लड़के के द्वारा जो डिप्रेशन है और जो लड़के की यादें इनके जीवन के अंदर बस गई थी, परेशान करने वाली यादें, वो धीरे धीरे इनके जीवन से धूमिल होती गई, इनके जीवन से गायब होती गई। ये बहन बताती हैं कि 12वीं कक्षा के अंदर इन्होंने स्कोर भी बहुत अच्छा किया, और उसके साथ साथ, बल्कि जो ये 11वीं में नहीं कर पाई थी, 12वीं कक्षा के अंदर रहते रहते अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की, यानी नीट की प्रिपरेशन भी इन्होंने बहुत अच्छे से कर ली। दोस्तों, 12वीं कक्षा के अंदर ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर भी कर लेती हैं, 90s के अंदर नंबर ले आती हैं, और उसके साथ साथ नीट के जो एग्ज़ाम होता है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, PMT जिसको बोलते हैं, जो भी होता है प्री मेडिकल टेस्ट, उसके अंदर भी ये बहुत अच्छी रैंक ले आती हैं। और उस रैंक के बिहाफ पे कुछ ऐसा होता है कि जिस स्टेट में ये रहती हैं, जिस शहर में ये रहती हैं, उसी शहर के एक मेडिकल कॉलेज के अंदर इनका नंबर आ जाता है, और ये उसके अंदर एनरोल कर लेती हैं, और अपनी MBBS की पढ़ाई, यानी जो डॉक्टर ये बनना चाहती थी, जो बचपन से इनका सपना था, उसको परस्यू करने लग जाती हैं। दोबारा से इनके जीवन के अंदर खुशी आ जाती है, दोबारा से ये हर्ष के साथ, उल्लास के साथ अपना जीवन जीने लग जाती हैं, और पढ़ाई के ऊपर अच्छे से फोकस होकर के काम करने लग जाती हैं, और पूरा अपना जो डेडिकेशन है पढ़ाई को दे देती हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहन ऐसा बताती हैं कि जैसे ही मैंने अपना जीवन परिवर्तित कर लिया
और ये बताती हैं कि उस समय मुझे ये समझ में नहीं आया था, लेकिन आज जब मैं देखती हूं तो मुझे ये बात समझ में आती है कि जैसे ही मैंने ध्यान करना शुरू किया, 1 साल तक मेडिटेशन किया, जो मेरी जीवन का जो मेरा जीवन डाउन ट्रोडन हो गया था, जो नीचे चला गया था, निचले स्तर पे चला गया था एज अ स्टूडेंट, मैं वो नहीं रही थी जहाँ पे मैं खुद को देखना चाहती थी। उस ही समय ये बताती हैं कि मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट के बाद दोबारा से उस लड़के का फोन आता है और वे इनको बताते हैं कि वे बहुत बहुत सॉरी हैं। ये बोलती हैं कि वे बताते हैं कि उनको समझ नहीं थी कि वे रिलेशनशिप को उस समय में कैसे हैंडल करते। वो एक छोटे बच्चे थे और ये बताती हैं कि ना जाने कहाँ से उसने इधर उधर फ़ोन कॉल्स कर करके मेरा फ़ोन नंबर भी ले लिया। और ये बताती हैं कि ना जाने मुझे भी क्या हो जाता है और दोबारा से इसकी बातों के अंदर आ करके मैं दोबारा से अग्री कर लेती हूं कि ठीक है, हम लोग बातचीत करना फिर से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ये बहन बताती हैं कि इस बार जो ये लड़के का एटीट्यूड है वो शुरू के 6 महीने तक अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो वापस उसी ट्रैक पे आने लगता है। और ये बताती हैं कि पहले तो जब 8वीं कक्षा के अंदर ये बातचीत हुई थी, कभी इनके झगड़े नहीं हुए थे। ये बताती हैं कि मेरे को जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर थी, इन्होंने बात करना शुरू कर दिया और बात बात पे ये जैसे मुझसे झगड़े करने का बहाना ढूंढता रहता था और झगड़ा करके बहुत बुरी लड़ाई करके मेरा फ़ोन उठाना बंद कर देता था। और ये बताती हैं कि वह कुछ इस प्रकार से बात करता था कि अपनी बात तो ऊपर रख देता था और फिर मेरा फ़ोन कट कर देता था, उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठाता था। ये बताती हैं कि पूरे समय मेरे मन में तो यही चलता रहता था कि भाई मुझे भी अपनी बात रखनी है, मुझे भी कहना है जो मेरे पक्ष वाली बात थी। ये बताती हैं कि मैं अपनी स्टडीज़ पे फिर से उससे दूर हटने लग गई थी, दोबारा से मैं इनके साथ इन्वॉल्व हो गई थी। और ये बताती हैं कि जो कॉलेज में इनकी परफॉर्मेंस थी वह इस चीज़ को अच्छे से, मतलब इनको साफ दिख रहा था कि ये उस लेवल पे नहीं पढ़ पा रही हैं, उस लेवल पे अपने स्कोर नहीं कर पा रही हैं जिस लेवल पे अब ये अपने कॉलेज में करना चाहती थी। बहरहाल दोस्तों, खैर बहन ने हमें ये पिछले 5 सालों में, क्योंकि जब इनका कॉलेज का फर्स्ट ईयर था उस समय ये सब कुछ दोबारा से शुरू हुआ था और अभी ये बहन जो है फाइनल ईयर में है, तो पिछले 4 साढ़े 4 सालों से ये बहन बताती हैं कि ये सब चलता आ रहा था। ये बताती हैं कि मैं 4 साढ़े 4 साल शायद इस व्यक्ति को इसलिए झेल गई क्योंकि मेरे को मेडिटेशन करना आ गया था और मैंने मेडिटेशन नहीं छोड़ा। लेकिन वो बताती हैं कि इस व्यक्ति का, इस पुरुष का कुछ इस प्रकार का जाल था, जैसे किसी माया जाल में मुझे फंसा दिया गया था। मैं कितना भी चाहूं उससे बाहर नहीं आ पा रही थी। ये बहन बताती हैं कि बहुत हिम्मत करके अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने उनको कहा कि देखो भाई, मैं ये सब और नहीं झेल सकती हूं, मुझे तुमसे किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना है। ये बताती हैं कि जब से इन्होंने उनको ये कहा है तो इनकी स्थिति थोड़ी नॉर्मल होने लगी है, लेकिन अब दोबारा से अच्छे प्रेम वाले मैसेजेस भेज करके दोबारा से वे व्यक्ति इनको परस्यू कर रहे हैं। तो ये बहन बताती हैं कि उन्होंने इनको परस्यू तो बहुत ज़्यादा किया, लेकिन इतने समय में, जितने समय इन्होंने उनसे बात करी, उनके टच में रही या उनके थॉट्स इनके माइंड में रहे, उन थॉट्स ने और उस व्यक्ति की प्रेजेंस ने इनके जीवन में सिर्फ उथल पुथल ही क्रिएट करी, इनके जीवन को बर्बाद ही किया, इनको खुश नहीं रहने दिया, इनके जीवन के अंदर उदासीनता रही। और दोस्तों, इसी कारण से ये बहन अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहती थी। इन्होंने हमें अप्रोच किया, अपनी ये सारी कहानी बताई और उन्होंने कहा कि भाई जी, मैं जानना चाहती हूँ कि इस आत्मा से मेरा पूर्व जीवन का क्या संबंध है, क्यों ये मुझे इतना ज़्यादा अप्रोच कर रहा है, क्यों ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं इसको जानना चाहती हूँ। तो दोस्तों, इन बहन की ये सारी समस्या सुनने के बाद हमने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन किया और अपने PLR के सेशन के अंदर, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5
पास्ट लाइफ्स ये अपनी देख पाती हैं और उन लाइफ से ये बहन पता भी कर पाती हैं कि इनका कर्म बंधन इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों है, क्यों वे इनकी जीवन के अंदर आ करके केवल और केवल इनको परेशान करना चाहता है, इनके जीवन को नष्ट करना चाहता है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला जीवन ये बहन अपना देखती हैं उसके अंदर ये बताती हैं कि ये खुद को एक गार्डन के अंदर खड़ा हुआ देख रही हैं, जिस गार्डन के अंदर ये बताती हैं कि इन्होंने लाल रंग की एक ड्रेस पहनी हुई है, जिसके अंदर इनको लहंगा नजर आता है लाल रंग का। अपने पैरों की तरफ ये देखती हैं तो बताती हैं कि पैरों के अंदर आलता लगा हुआ है, तो अपने पैर भी मुझे लाल लाल नजर आ रहे हैं। जब ये सामने नजर डालती हैं तो ये बताती हैं कि सामने इनको एक बहुत ही सुंदर फाउंटेन नजर आ रहा है। जब हम बहन से पूछते हैं कि ये जो गार्डन है, यह गार्डन कहाँ है और क्या आप इस गार्डन के अंदर अकेले हैं, तो दोस्तों ये बहन हमें बताती हैं कि इस गार्डन के अंदर वे ऐसा महसूस कर रही हैं कि उनके साथ 7 और कन्याएं वहां पर खड़ी हैं, और वे जो कन्याएं उनके साथ खड़ी हैं ये बताती हैं कि वे कन्याएं इनको फ्रूट ऑफर कर रही हैं, इनको फल खाने के लिए बोल रही हैं। जब हम इनसे उन कन्याओं से इनका जो रिश्ता है उसको जज करने के बारे में बताते हैं तो वे ऐसा बताती हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब इनका ख्याल रखना, ये कोई खुद को अपने आप को एक एक्चुअली रॉयल पर्सन के रूप में देख रही होती हैं, राज परिवार के किसी सदस्य के रूप में देख रही होती हैं। और जी हाँ दोस्तों, इस कहानी के अंदर भी जो ये बहन हैं ये एक राज परिवार की होती हैं। हम जानते हैं कि आप कई लोग हैं आप में से जो ये कमेंट करते हैं कि हमारी कहानियों में लोग हमेशा राज परिवार के क्यों होते हैं। अब देखिए, जो आत्माएं अपने आप को पीएलआर के दौरान जैसा देखती हैं उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो जैसा देखना चाहती हैं वैसा वो देख लेती हैं, मतलब जो उनका पास्ट होता है वो उनको नज़र आ जाता है। और कहानियों के अंदर हम ये भी बताना चाहेंगे कि लोग गरीब भी होते हैं, लोग बहुत सारी उस दूसरी तरह की परिस्थितियों के अंदर भी होते हैं, लेकिन हमने ऐसा नोटिस किया है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने पूर्व जीवन में किसी ना किसी पोजीशन ऑफ पावर के अंदर होता है, यानी शक्तिशाली स्थिति के अंदर होता है, तब ही व्यक्ति जो है ज़्यादा गलतियां करता है और कभी कभी ऐसी गलतियां कर देता है जो कि अपराध अक्षम्य होते हैं। जैसे इनकी कहानियों के अंदर भी काफ़ी इन्होंने ऐसे जीवन देखे जिसमें ये रॉयल थे, लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जो जीवन इनको दिख रहे हैं केवल वही जीवन इनके रहे हों। लेकिन ऐसा है कि जब इस प्रकार के जन्म इन्होंने लिए, शायद तभी ये जो भाई हैं इनके जीवन के अंदर आए होंगे बार बार, कुछ इस प्रकार का कार्मिक अकाउंट हुआ होगा और ऐसा इनके रोल से देखने को भी मिला कि ऐसे ही एक रोल के वजह से ऐसा कार्मिक अकाउंट बना था। तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि बार बार ये जो कहानी हम शेयर करते हैं उसमें लोग रॉयल फैमिली के आ जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए वापस आते हैं बहन के रिग्रेशन पे। बहन हमें बताती हैं कि जो इनका जो व्यक्तित्व है उसको थोड़ी देर में जज करके बता देती हैं कि ये खुद को एक रानी के रूप में देख रही हैं। जब हम इनको इनका जो महल है उसके अंदर प्रवेश करने के लिए बोलते हैं तो ये बहन महल के अंदर प्रवेश करती हैं और जो महल की दीवारें हैं उनको छू करके देखती हैं तो ये ऐसा बताती हैं कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो महल है इसके अंदर ये अकेली रानी नहीं है, इसके अंदर एक रानी और है जो इनके राजा हैं, उनकी 2 शादियां हुई हैं। जैसे जैसे ये महल के अंदर प्रवेश करती जाती हैं तो ये बहन बताती हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो राजा जी की जो दूसरी धर्मपत्नी हैं उनसे मेरी थोड़ी कम बनती है। वैसे सामने से तो ना वे हमें कुछ कहती हैं ना हम उन्हें कुछ कहती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम दोनों के बीच में अंडर करंट्स हैं, कुछ ना कुछ हम दोनों के बीच में समस्याएं हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो दासियां इनके साथ इनको नजर आ रही थी, उन दासियों का इस्तेमाल करके
यानी कि जो एक टेक्निक होती है उसके अंदर हम कहते हैं कि आप दासियों से थोड़ा पूछे कि ये जगह कहाँ पर है, आपका नाम क्या है। तो ये बताती हैं कि दासियां मुझे विद्या के नाम से बुला रही हैं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जोधपुर के राज परिवार की बहू हूं। आगे ये बहन ऐसा बताती हैं कि ये आगे जा रही हैं और महल के अंदर ये जाकर के जो महाराज होते हैं उनसे मिलती हैं। जब ये महाराज से मिलती हैं, यानी कि उस दृश्य में जाती हैं जिसके अंदर इनको इनके पति नज़र आ रहे होते हैं, हम इनको इनके पति को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमें बताती हैं कि जो इनके पति हैं उनके चेहरे में इनको अपने जो मामा जी हैं आज के जीवन के अंदर उनकी छवि नज़र आती है। आज के जीवन में जो इनके मामा हैं वह इससे पिछले जीवन के अंदर जब ये जोधपुर राजघराने के अंदर विद्या नाम की कोई रानी थी, उस जीवन के अंदर जो इनके पति हैं वे आज के जीवन में इनके मामा हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो इनकी दासियां होती हैं उन दासियों को भी एक एक करके हम इनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं। तो जितनी भी दासियां इनके साथ होती हैं उनको ये अपने परिवार के सदस्यों के रूप में आइडेंटिफाई कर लेती हैं। जैसे कि ये बताती हैं कि इनकी एक जो दासी वहाँ पर हैं वे और कोई नहीं बल्कि इनकी अपनी दादी माँ हैं। एक दूसरी दासी को ये अपनी सगी माँ के रूप में आइडेंटिफाई कर लेती हैं। एक तीसरी दासी इनको पिता की झलक देती है, जो आज इनके पिता हैं उनको ये जो तीसरी दासी हैं उनके अंदर वो नज़र आती हैं। इसके बाद जो चौथी दासी इनको नज़र आती है वहाँ पर, उसके अंदर ये उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति इनको आज की डेट में परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से ये पीएलआर करा रही हैं, उनकी माता जी के रूप में ये उनको आइडेंटिफाई कर लेती हैं। एक और दासी को ये उस कन्या के रूप में आइडेंटिफाई करती हैं जिस कन्या से उस व्यक्ति का शायद आज की डेट में अफेयर है, यानी कि वही व्यक्ति जिनको ये अपने प्रेमी के रूप में इस जीवन के अंदर देखती थी, उनका इनको शक है कि उनका किसी और से अफेयर है और जिससे अफेयर है उसको भी ये अपनी जो दासी है उसके रूप के अंदर आइडेंटिफाई कर लेती हैं। और दोस्तों जब ये कहानी और थोड़ा आगे बढ़ती है तो हमें ऐसा लगता है कि जो ये भाई हैं जो इनको परेशान करते हैं, ज़रूर हो ना हो जो इनकी सौतन है, जो इनके पति की दूसरी पत्नी है, ऐसा हम सोच रहे होते हैं, वही ये व्यक्ति निकलने वाला है। क्योंकि उसके मन में जेलसी है तो तभी शायद वो जेलसी की वजह से इस जीवन में परेशान कर रहा होगा। क्योंकि जब हम सेशन कर रहे होते हैं एक कुछ ना कुछ हमारे मन में भी चल रहा होता है कि शायद अब ऐसा निकलेगा, शायद अब ऐसा निकलेगा। लेकिन दोस्तों जब ये अपनी सौतन को, यानी कि महाराज की दूसरी रानी को आइडेंटिफाई करती हैं तो ये ऐसा देखती हैं और बताती हैं कि वे इनके क्लास के अंदर, यानी इनके कॉलेज में अभी पढ़ने वाली एक दूसरी कन्या है जो कि इनकी शायद रूममेट भी है, या हम इस चीज़ को लेकर के हम श्योर नहीं है, लेकिन पढ़ती वो साथ में है, काफ़ी समय वो इनके साथ भी बिताती है। ये बताती हैं कि उससे मेरा रिलेशन ठीक तो है, कभी हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, सामने से किसी प्रकार की समस्या नहीं आई, लेकिन उसके और मेरे बीच में मुझे बहुत ज़्यादा अंडर करंट्स फील होते हैं। मुझे लगता है अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ जेलसी है उस लड़की को। तो अपने कॉलेज के अंदर जिस लड़की से ये कुछ जेलसी महसूस करती हैं, कुछ अंडर करंट्स महसूस करती हैं, उसको ही ये अपनी सौतन के रूप में वहां पर देख लेती हैं। दोस्तों अभी तक इन्होंने जितने भी रिश्तों को और जितने भी लोगों को वहां पर देखा था, उनके अंदर वो व्यक्ति सामने नहीं आते हैं जिन्होंने इनकी जीवन के अंदर मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न कर रखी हैं। लेकिन जब हम इनको उस व्यक्ति का चेहरा अपने सामने लेके आने के लिए कहते हैं तो अचानक से ये कहती हैं कि हां, वह व्यक्ति भी मेरे इस जीवन के अंदर है। और उस व्यक्ति को अपना जो इनका जो सभा होती है इनके महाराज की, इनके पति की, उस सभा के अंदर एक मंत्री के रूप में बैठा हुआ देखती हैं।
ये बताती हैं कि उसके चेहरे के अंदर, मैं उसके चेहरे की तरफ देख रही हूं और उसके चेहरे में मुझे अपने प्रति बहुत गुस्सा नजर आ रहा है, कुछ कुछ घृणा भी नजर आ रही है। हम इनसे कहते हैं कि आप एक राज्य की रानी हैं और वे उस राज्य का मंत्री है, मंत्री का रानी से क्या काम। ये ऐसा बताती हैं कि वो जो मंत्री है उसके मन में मुझे अपने लिए जैसे एक गंदा भाव भी नजर आ रहा है, वो मुझे ठीक नजरों से नहीं देख रहा, उसकी मेरे प्रति जो दृष्टि है वो कुदृष्टि है। तो हम इनसे पूछते हैं कि आप देखने का प्रयास करें कि इस जीवन के अंदर क्या आपने कभी उनके साथ कुछ गलत किया था। दोस्तों, जैसे ही हम इनसे कहते हैं कि क्या आपने कुछ गलत किया था, तो अपने पूर्व जीवन का जो दृश्य देख रही होती है, उसमें जो समय ये देख रही होती हैं, उस समय से कुछ पहले ये चली जाती हैं, यानी कि पास्ट लाइफ के अंदर ही थोड़ा और पास्ट में चली जाती हैं और ये देख करके हमें बताती हैं कि भाई जी, वो जो मंत्री है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो मुझे जमीन पे घसीट रहा है। तो हम थोड़े अचंभित हो जाते हैं, हम कहते हैं अरे आप तो रानी हैं। एक मंत्री, उसका पद कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो एक रानी को जमीन पे कैसे घसीट सकता है। तो वो बोलती हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये तो मुझे बहुत रफली हैंडल कर रहा है, मुझे तो मार भी रहा है, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। इस प्रकार से वो कहने लग जाती हैं। हम उनको बोलते हैं कि आप खुद को कहाँ देख रहे हैं। तो ये बताती हैं कि मैं खुद को जिस जगह पर अभी देख रही हूं, ये मेरा ससुराल तो नहीं है। ये खुद को आइडेंटिफाई करती हैं और बताती हैं कि मैं खुद को एक कुंवारी कन्या के रूप में देख रही हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हूं तो मैं राजकुमारी, लेकिन अभी मेरा विवाह नहीं हुआ और इसका और मेरा कुछ अकाउंट है। तो जो ये मारपीट का और इनको घसीटने का जो सीन ये बहन देख रही होती हैं, उसके अंदर फिर ये आगे चल करके बताती हैं कि मुझे अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं और छोटी हो गई हूं। ये अपने उस जीवन का 8 या 9 वर्ष की आयु का एक दृश्य देखती हैं, जिसके अंदर ये बताती हैं कि मैं एक कन्या के साथ खेल रही हूं और यही जो आज के समय में मंत्री है, ये दूर खड़ा होकर के मुझे और दूसरी कन्या को देख रहा है। तो ये बताती हैं कि मैं उसकी तरफ देखती हूं, हम दोनों उसकी तरफ देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये भी हमारे साथ आकर के खेलना चाहता है, लेकिन हम इसको, हमारा कुछ ऐसा भाव है, हम इसको खेलने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। ये बताती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे छोटे होने से बड़े होने तक कई सारे प्रकार से ये मेरे साथ ही रहा है। तो थोड़ी देर प्रोब करने के बाद दोस्तों, इनको ये बात समझ में आती है, इनको याद आ जाती है कि यह जो व्यक्ति जो आज के समय में इनके पिता के राजघराने में मंत्री है, यह दरअसल जो आज जो इनके पति के राजघराने के अंदर ये जो व्यक्ति मंत्री है, यह पहले इनके पिता के राज दरबार में कोई व्यक्ति काम किया करते थे, किसी अच्छे पद पे उनका बेटा था। और क्योंकि ऐसा निजाम होता था पहले कि जो राज परिवार के साथ काम करने वाले जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होते थे, वो राजमहल के आसपास या राजमहल के अंदर ही उनको कक्ष मिला हुआ होता था, वो वहीं पर राज परिवार के साथ ही रहा करते थे। तो ये बताती हैं ये ऐसे किसी व्यक्ति का पुत्र था जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल थे और हमारे राजमहल में ही शायद रहा करते थे। तो इसकी अपब्रिंगिंग जो है वह हमारे महल के अंदर ही हुई है। ये बताती हैं कि शायद इसको मुझे लेकर के कुछ अंदर से भावना थी, एक दिन अचानक से ये आ जाता है, मेरी इससे कोई बातचीत नहीं थी, एक दिन अचानक से शायद कुछ ऐसे स्थान पे इनको पकड़ लेता है, जो स्थान थोड़ा अकेला होता है, जहां पे और कोई नहीं होता, और इनको पकड़ के थोड़ा घसीटने लग जाता है। और जब ये उससे पूछ रही होती हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो थोड़ी इनके साथ मारपीट भी करता है और घसीट के कहीं लेकर के जा रहा होता है।
उसके बाद ये बताती हैं कि वह इनको एक घोड़े पर रख करके जैसे एक प्रकार से किडनैप करके लेकर के जा रहा होता है। ये मदद के लिए चिल्ला रही होती हैं, लेकिन वो एक ऐसे रास्ते से बाहर निकलता है जिस रास्ते पे कोई भी गार्ड नहीं होते, कोई भी सिपाही नहीं होते, और वह इनको जंगल की तरफ लेकर के जाता है। ये ऐसा बताती हैं कि मैं बहुत ज्यादा चीख चिल्ला रही होती हूं और अचानक से ऐसा महसूस होता है कि जंगल के रास्ते में कुछ लोग हैं जो कि इसको देख लेते हैं, कुछ लोग हैं जो कि ऐसा देख लेते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है, और वे लोग जैसे ही इसको ऐसा आभास होता है कि कुछ लोगों ने मुझे देख लिया है, तो ये मुझे एक बड़े से पेड़ के पास उस घोड़े से फेंक देता है। मैं पेड़ के पास जाकर के गिर जाती हूं और अपना घोड़ा बिना रोके हुए ये वहां से भाग जाता है। आगे दोस्तों जब हम इनसे पूछते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा आपके साथ किया तो आपके पिताजी ने क्या कोई एक्शन नहीं लिया, तो दोस्तों ये बहन ऐसा बताती हैं कि घोड़े से गिर करके दरअसल मैं बेहोश हो गई थी। और ये बताती हैं कि कुछ लोगों ने वहाँ पे आकर के मेरी मदद करी, कुछ लोग आ जाते हैं, इनकी मदद करते हैं, इनको उठाते हैं। ये बताती हैं कि जो मेरे वस्त्र थे वो थोड़े फट गए थे और बहुत ज़्यादा मिट्टी मैले कुचैले भी हो गए थे, और इस सारी खींचातानी के अंदर बहुत सारे गहने भी गिर गए थे। तो ये बताती हैं कि मैं कुछ इस प्रकार से बिहेव करती हूं कि इन लोगों को मैं पता ही नहीं चलने देती कि दरअसल मैं राज परिवार की कोई मुख्य सदस्य हूं, मैं कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हूं। मैं खुद को एक गरीब व्यक्ति की तरह उनके सामने प्रस्तुत कर देती हूं कि जैसे मैं कोई मजबूर कन्या हूं, मैं किसी व्यापारी की कन्या हूं, और ये ऐसा कर रहा था। और वो लोग थोड़ी बहुत मेरी मदद करते हैं, उनके जो घर की महिलाएं हैं वो मुझे कुछ नए वस्त्र देती हैं, और फिर ये बताती हैं कि चुपचाप मैं मौका देख करके वहाँ से निकल जाती हूँ और वापस अपने राजमहल पहुँच जाती हूँ। ये बताती हैं कि ये वाकया कुछ ही घंटों के अंदर हो जाता है। उनको इनका किडनैप करने का प्रयास करना, मारपीट करना, इनका बेहोश होना, लोगों की इनको मदद करना और इनका वापस पहुंचना। तो ये बताती हैं कि कभी भी ये बात पता ही नहीं चली, और उसके बाद ये व्यक्ति राजमहल से गायब ही हो गया, मुझे कभी नजर ही नहीं आया। लेकिन जिस समय महाराज का रिश्ता मेरे लिए आया, तो जो सब लोग आते हैं रिश्ता करने के लिए, कन्या को देखने के लिए, उसके अंदर ये व्यक्ति भी था। और जब ये आया तो ये महाराज का मंत्री बना हुआ था। तो वैसे भी मैंने कुछ नहीं कहा था, इसने भी कुछ नहीं कहा, और हमारी मतलब आपस में कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई। आगे ये बहन ऐसा बताती हैं कि बस एक घृणा का भाव है। राजमहल में विवाह हो जाने के बाद मैंने कभी कुछ किया तो नहीं, मतलब इनके और मेरे बीच में कोई टसल तो नहीं रहा, लेकिन हमेशा से इनकी दृष्टि एक कुदृष्टि मेरे को लेकर के रही। और जब हम इनसे कहते हैं कि आप देखिए कि आपकी मृत्यु कैसे हुई, तो ये बहन बताती हैं कि मैं खुद को 70 वर्ष की आयु की मतलब 70 वर्ष की आयु है मेरी, ऐसा मैं देख रही हूँ। ये बताती हैं कि मेरे हाथ में एक धार्मिक पुस्तिका है जो कि शायद गीता है, मैं उसका पाठ कर रही हूँ, और पाठ करते करते ये बताती हैं कि मैं बेहोश हो जाती हूँ, मैं गिर जाती हूँ, और जो मेरी मृत्यु है वह हो जाती है। तो जो डेथ थी इट वाज नॉर्मल, और उसमें इस व्यक्ति का कोई हाथ नहीं था। लेकिन इनके इस जीवन में भी और इसके पिछले जीवन में भी जो इन्होंने देखा, उसके अंदर यही व्यक्ति विलेन था। तो इसके बाद जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, हम इन बहन को इनके स्पिरिचुअल गाइड के पास भेज देते हैं। इनके स्पिरिचुअल गाइड से पूछा जाता है कि भाई पहले भी उन्होंने ऐसा किया, आज भी ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें इनकी क्या गलती है? क्या किसी व्यक्ति को साथ में न खिलाना, वो भी 8 वर्ष की आयु के अंदर, कोई ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से ये व्यक्ति कोई ऐसा करे, मतलब इतना बुरा व्यवहार करे? तो दोस्तों उनके स्पिरिचुअल गाइड उनको कहते हैं कि बच्चे और पिछले जन्म में जाओ और पीछे जाओ, और जैसे जैसे ये स्पिरिचुअल गाइड की आंखों में देख रही होती हैं, उनकी आंखों में देखते देखते ये बहन बताती हैं
कि भाई जी दृश्य बदल गया है और अब मैं खुद को एक पुरुष के रूप में देख रहा हूं। ये बताती हैं कि मैं खुद को एक पुरुष के रूप में देख रहा हूं। जो मेरा पुरुष जो रूप है उसके अंदर इन्होंने अच्छे जो जो बड़े वाले जो शूज होते हैं, जो घुटनों तक जिनका जो शूज आते हैं वो वाले कहते हैं कि मैंने शूज पहने हुए हैं। मैं अच्छा सूटेड बूटेड हूं, एक अच्छी सुंदर सी बेल्ट पहनी हुई है और बहुत ही स्मार्ट हूं। जब हम इनको कहते हैं कि आप खुद को किस रूप में देख रहे हैं, तो ये बताती हैं कि मैं खुद को एक राजघराने के राजकुमार के रूप में देख रही हूं। और ये जो राजकुमार है ये बहुत ही सूटेड बूटेड है और ये राजकुमार अपने राजमहल से घोड़े पर कहीं निकला है कोई चीज लेने के लिए। आगे जब हम इनको जो दृश्य है उसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए कहते हैं, तो ये बहन ऐसा बताती हैं कि मुझे नजर आ रहा है कि जो ये राजकुमार है जो कि घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, ये पलट करके अभी ये किसी पहाड़ी पे पहुंचा हुआ है और वहां से जब मैं पलट करके देखती हूं तो मुझे अपना राजमहल और शहर भी नजर आ रहा है। हम इनसे कहते हैं कि इस पहाड़ी पे आप क्या करने के लिए आए हैं, कि क्या एक जैसे फिर हमारे एक एंगल चल रहा था कि आप किसी से मिलने के लिए आए हैं, आपका भाव क्या है, कि क्या कोई प्रेम संबंध है, आप क्या करने के लिए आए हैं यहां पे। तो दोस्तों ये बहन बताती है कि इस पहाड़ी पे मैं किसी कन्या से मिलने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मुझे एक बूढ़ा व्यक्ति यहां पर दिख रहा है। इस बूढ़े व्यक्ति से मैं मिलने के लिए आया हूं और इससे मुझे कुछ लेना है, मुझे कुछ चाहिए। तो हम ऐसा बोलते हैं कि आप ठीक है, आप आगे देखिए कि जो बूढ़ा व्यक्ति है इससे आप मिलने आए हैं, आप क्या लेने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो यह बताती हैं कि उस बूढ़े व्यक्ति ने एक पुड़िया सी कुछ इनको हैंड ओवर कर दी है, जिसको ये देखती हैं तो ये बताती हैं कि मैं इस बूढ़े व्यक्ति से ड्रग्स लेने के लिए आई हूं। हमने इनको बोला कि ड्रग्स लेने के लिए आप आए हैं, तो क्या आपको नशे करने की आदत है और ये व्यक्ति आपके सप्लायर हैं? तो बहन ऐसा बताती हैं कि हाँ, मुझे लग तो ऐसा कुछ रहा है कि देखिए ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल है और मुझे इस चीज़ की कुछ तलब भी है, मुझे ये चाहिए। और दोस्तों हम ये भी बताना चाहेंगे कि जब लोग जो राज परिवार हुआ करते थे, हालांकि कुछ राज परिवारों की ऐसी हिस्ट्री रही है जिसके अंदर लोगों ने, राज परिवार के सदस्यों ने अपनी बुरी आदतों की वजह से हर चीज़ का नाश कर दिया। जो सेवा उनको प्रजा की करनी होती थी या जो उनका कर्तव्य होता था उसका निर्वाह नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो नशों में पड़ जाते थे, अय्याशी में पड़ जाते थे। तो हमें लगा कि शायद ऐसा ही कोई चैप्टर इनके साथ रहा होगा और नशों में पड़ के शायद इन्होंने, वही जो व्यक्ति है शायद उनके साथ कुछ गलत किया होगा। तो हम इनसे पूछते हैं कि आप इस व्यक्ति की तरफ देखिए और बताइए इस व्यक्ति को देख करके आपको कैसा लगता है। तो ये बताती हैं कि उस व्यक्ति की आंखों में मुझे बहुत ज़्यादा लालच नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि ये तो बहुत ही चालाक व्यक्ति है। तो हम इनसे पूछते हैं कि अब आगे क्या हो रहा है। तो ये बताती हैं कि मैं इस व्यक्ति को कुछ कुछ उस व्यक्ति को मैं कुछ मुद्राएं दे रही हूं, कुछ पैसे दे रही हूं, और जैसे ही ये उस व्यक्ति को पैसे देती हैं, उसके हाथ को छूती हैं, तो ये बहन बताती हैं कि नहीं नहीं, इन्होंने जो मुझे दिया वो ड्रग्स नहीं है, वो किसी प्रकार की विशेष दवा है। ये बताती हैं कि मुझे कुछ सांस की समस्या है जिसकी दवा लेने के लिए मैं इनके पास आया हूं, और ये कोई बहुत ही मतलब वैद्य हैं जो कि बहुत जाने माने हैं, इनका काफ़ी नाम भी है। और जब भी मुझे ये समस्या होती है तो मैं इन्हीं के पास ये दवा लेने के लिए आता हूं, मुझे किसी भी और व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है। तो हम इनको कहते हैं कि आप बता रहे हैं कि ये चालाक हैं, क्या है, थोड़ा और बताइए। तो ये बताते हैं कि देखिए ये जो वैद्य है इसकी दवाइयाँ तो बहुत अच्छी हैं, पर ये थोड़ा लालची किस्म का इंसान है, बहुत ही ये लालची व्यक्ति है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये ऐसे हैं। और फिर ये बताती हैं कि मुझे वो दवाई खाने के लिए कहते हैं, मैं थोड़ा घोड़े पे बैठे बैठे उस दवाई को खा लेता हूँ। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं
उसको मेरे गले से वो दवाई उतरती है। कुछ चूरन सा उन्होंने इनको दिया था, बना हुआ पिसा हुआ। तो ये कहती हैं कि जैसे ही वो मैंने खाई तो मेरे मुंह से झाग निकलने लग गई है, अरे मैं तो अचानक से घोड़े से गिर गया हूं। ये बताती हैं कि वो दवाई खाते ही इनको, जैसे बताया, मुंह से झाग निकलने लग गई, ये गिर जाती हैं। ये बताती हैं कि मैं तो मरने लग गई हूं, और वो दरअसल दवाई नहीं थी, जहर था, और जहर खाते ही मैं मर गई हूं। लेकिन मैं तो इसके ऊपर विश्वास करता था, ये तो मेरा वैद्य था। उसके बाद जब ये अपना देह छोड़ देती हैं तो जो प्रोसेस होता है हम उसका फॉलो करते हैं। हम बोलते हैं कि आप अपने शरीर से बाहर निकलिए। शरीर से जब ये बाहर निकलते हैं, उस व्यक्ति के चेहरे को देखते हैं। हम कहते हैं कि इनको आप इस जीवन में आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयास कीजिए। एक बार फिर से जब ये आइडेंटिफाई करते हैं तो ये बताते हैं कि अरे भाई, ये तो फिर से वही व्यक्ति है जो आज के समय में मुझे परेशान कर रहा है, जो मेरे जीवन के अंदर मुश्किल परिस्थितियां ला रहा है। इसने इस जीवन के अंदर भी मुझे मार दिया था। उसके बाद हम थोड़ा इनको जज करने के लिए बोलते हैं कि आपको क्या लगता है, उन्होंने आपकी हत्या क्यों करी, आपको क्यों मारा? तो ये बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे राज परिवार के अंदर मेरी कोई सौतेली माँ भी है, और अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मेरी सौतेली माँ के साथ मिला हुआ है। कुछ इन लोगों ने षड्यंत्र किया है। मेरी सौतेली माँ के भी बच्चे हैं, और मैं सबसे बड़ा राजकुमार था, तो किसी षड्यंत्र के चलते उन्होंने इसको खरीद लिया है। ये लालची तो है ही, इसको खरीद लिया है, और उन्हीं के कहने पे इसने मुझे जहर दे दिया है, और जहर खा के मैं मर गया हूं। दोस्तों, जब दूसरे जीवन के अंदर भी इन्होंने ऐसा देखा तो हम थोड़े परेशान हो गए। हमें ऐसा लगा कि अरे भाई, अब अगर ये कहानी हमने ऑनलाइन डाल दी, और सही बता रहे हैं, जब हम सेशन कर रहे थे वाकई में हमारे मन में चल रहा था कि अगर ये कहानी हमने ऑनलाइन डाल दी तो दर्शक फिर कमेंट्स करने लग जाएंगे कि भाई जी, ये किस प्रकार का इंसाफ हुआ? जो व्यक्ति आज परेशान कर रहा है उसने पिछले जन्म में भी परेशान किया, अत्याचार करने का प्रयास किया, उससे पिछले जन्म में उसने इनकी हत्या कर दी। तो ये कहां का इंसाफ हुआ? ये तो ऐसे ही पीछे पड़ा हुआ है। कहानी है कहां से? दोस्तों, ऐसा समझ करके एक बार फिर से इनके गाइड के पास इनको वापस भेजा जाता है। उस दृश्य में जाते हैं, गाइड से पूछा जाता है कि क्या हो रहा है, तो गाइड बोलते हैं कि बच्चे एक बार और पीछे जाओ। इस बार दोस्तों ये बताते हैं कि जहां पर मैं आया हूं वहां पर मैं एक कन्या हूं, और ये सन 1800 के आसपास का समय है। थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे सन 1800 इनको नजर आ रहा होता है, और ये खुद को एक ब्रिटिश महिला के रूप में देख रहे होते हैं जिसने पर्पल कलर की ड्रेस पहनी होती है। जी हां, जब हम इनको थोड़ा और देखने के लिए बोलते हैं, पूछते हैं कि आप कहां खड़े हैं, तो ये बताते हैं कि मैं एक फील्ड में खड़ी हूं, और इस फील्ड के अंदर मैं चक्कर लगा रही हूं, और इस फील्ड के अंदर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं जिनके हाथों में, गलों में कई तरह की बेड़ियां बनी हुई हैं। जब हम इनसे पूछते हैं कि उनके हाथों में, पैरों में बेड़ियां क्यों बंधी हुई हैं, तो ये बताते हैं कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है कि ये जितने भी लोग यहां पर काम कर रहे हैं ये सब हमारे गुलाम हैं। तो हम इनको कहते हैं कि ये सब आपके गुलाम हैं। तो आप खुद को देखिए, क्या आप खुद को किसी अत्याचारी के रूप में देख रहे हैं? आपका भाव क्या है इन लोगों को लेके? अब देखिए दोस्तों, क्योंकि एक ब्रिटिश महिला थी, और जो यूरोपियन देश हैं उनका तो काम यही था कॉलोनाइज करना और अत्याचार करना, और दृश्य से लग भी रहा था कि लोगों के ऊपर अत्याचार ही हो रहा होगा। तो हम इनसे ऐसा पूछते हैं, लेकिन दृश्य को देखने के बाद ये बताती हैं कि नहीं, मेरे मन में तो इन लोगों को लेकर के बहुत ज्यादा दया भाव है। तो हम इनको बताते हैं, क्या ये लोग आपके गुलाम नहीं हैं? तो ये कहती है, नहीं, ये मेरे गुलाम नहीं हैं, ये कंपनी के गुलाम हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि कंपनी के गुलाम?
क्या आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रही हैं? तो ये बताती हैं कि कंपनी का नाम क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों की जो कंपनी है उसका काम कुछ ऐसा है कि वो लोग जगह जगह जाकर के, जो हमारी कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं, वो गुलामों को अलग अलग देशों से खरीदते हैं और या तो गुलाम बनाते हैं या खरीदते हैं, ऐसा कुछ है। और मेरे पति इस कंपनी के अंदर सबसे बड़े ऑफिसर हैं, सबसे ज्यादा हाई रैंक जो है वो मेरे पति का ही है। आगे ये देख करके बताती हैं कि मुझे दया आ रही थी, तो जो उन गुलामों के कुछ बच्चे थे उनको मैंने कुछ खाने के आइटम्स दी हैं, कुछ फल ये गुलामों को देते हुए देखती हैं, क्योंकि इनका मन नहीं मान रहा था उनके ऊपर ऐसा अत्याचार करने के लिए, लेकिन ये मजबूर थी, ये तो इनके पति का काम था। और अपने पति के साथ ये बताती हैं कि मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूं और वहां पे ऐसा दृश्य है। दोस्तों, ये जब बताती हैं कि ऐसा कर रही हैं, तो अचानक से बताती हैं कि एक पुरुष वहां पे आ जाते हैं जो कि एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर हैं, लेकिन उनका पद इनके पति से छोटा है। और वो आकर के इनके पास कहते हैं कि मैम, व्हाट आर यू डूइंग? वो इनको बोलते हैं कि मैम, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गुलाम है, इनको गुलामों की तरह आपको ट्रीट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहन बताती हैं कि मैं उनकी तरफ देखती हूं और मैं कन्या हूं, हालांकि मैं हाई रैंकिंग, ज़्यादा हायर पोस्ट वाले व्यक्ति की पत्नी हूं, लेकिन फिर भी वो ऐसा बताती हैं कि मैं कुछ उनके सामने कह नहीं पाती हूं, क्योंकि वो पुरुष हैं और माहौल कुछ ऐसा है कि पुरुषों के आगे ज़्यादा नहीं बोला जाता, चाहे आप ब्रिटिश ही क्यों ना हो। तो ये बताती हैं कि मैं, जब वो आ जाते हैं, मुझे थोड़ा डांटते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं वहाँ से चली जाती हूँ। उसके बाद में वह बताती हैं कि वो जो पुरुष हैं जिन्होंने आकर के मुझे डांटा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, स्लेव्स के साथ मिंगल नहीं करना चाहिए, ये मुझे शोभा नहीं देता, इससे जो मेरी गरिमा है वह भंग होती है। आप ब्रिटिश, कुछ ऐसी बातें उन्होंने सुना दी थी कि आप ब्रिटिश नहीं हैं, लायक शायद आपके अंदर भी इन्हीं का ही खून है, ऐसी कुछ बातें उन्होंने सुनाई थी। और ये बताती हैं कि वे जो व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं वे इनके पति को भी भड़काते रहते हैं, चुगलियां करते रहते हैं इनकी लेकर के। तो ये बताती हैं कि इन व्यक्ति से थोड़ी मेरी कम बनती है। आगे दोस्तों ये बताती हैं कि इनके पति को किसी विशेष काम से इसी जगह पर रुकना पड़ता है, और ये ऐसा बताती हैं कि इनका मन इस जगह पर नहीं लग रहा था। तो ये अपने पति को कहती हैं कि मैं वापस जाना चाहती हूँ, और वापस का कुछ ये ऐसा बताती हैं कि पानी का एक जहाज़ है जो कि इनको बोर्ड करना है, और उस जहाज़ को बोर्ड करने के लिए कहती हैं कि इनकी व्यवस्था कर दी जाए, इनके लिए एक टिकट बुक कर दिया जाए। तो ये ऐसा दृश्य देखती हैं कि इनके पति, जो कि बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग ऑफिसर होते हैं, उनके पास किसी प्रकार की कोई समस्या तो होती नहीं है, तो वो व्यवस्था कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप जाइए। एक बग्गी मंगाई जाती है जिसके अंदर ये बताती हैं कि आगे 2 घोड़े हैं और बहुत ही आलीशान बग्गी है, घोड़ों के पीछे जो काट लगी हुई होती है। ये कहती हैं कि मैं उसके अंदर बैठ गई हूं, लेकिन ये बताती हैं कि जैसे ही उस काट के अंदर बैठती हैं, तो उस काट के अंदर इनको वही व्यक्ति बैठा हुआ नजर आता है जिन्होंने आकर के टोका टाकी की थी। ये बताती हैं कि मैं बहुत ही मायूसी में वहां से निकल रही हूं, मेरा मन यहां पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और बस मैं यहां से चली जाना चाहती हूं, ये सब मैं नहीं देखना चाहती। लेकिन इनको ऐसा दिखाई देता है कि जो इनके पति हैं, उन्होंने जो इनके जाने की व्यवस्था की थी, उसके अंदर इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए उन्होंने उसी ऑफिसर को नियुक्त किया था जिसने आकर के इनको डांटा था। दोस्तों, ये बताती हैं कि दृश्य थोड़ा बदलता है, थोड़ा हम आगे पहुंच जाते हैं, और जब रास्ते में थोड़ा ये आगे पहुंचते हैं और रास्ता सुनसान होता है, तो ये बताती हैं कि अचानक से वो व्यक्ति इनके ऊपर बंदूक तान देता है। तो ये बताती हैं कि हाँ, उसने मेरे ऊपर बंदूक तान दी है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतने में इनको कुछ समझ में आए, ये बताती हैं
कि उस व्यक्ति ने जिसने इनके ऊपर बंदूक तानी थी वह इनके सर में गोली मार देता है और इनके सर में गोली लगते ही इनकी मृत्यु हो जाती है। हां दोस्तों, एक बार फिर से ये एक ऐसा दृश्य देखती हैं जिसके अंदर इनकी हत्या कर दी जाती है। फिर से जब ये अपने शरीर से बाहर निकलती हैं और उस व्यक्ति को देखती हैं तो ये ऐसा पाती हैं कि एक बार फिर से इनकी हत्या करने वाला वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वही लड़का है जो कि इतने वर्षों से इनके जीवन में परेशानी का कारण बना हुआ है। दोस्तों इनकी सारी स्टोरी देख करके सच बताएं तो हम खुद ही थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। अरे भाई, ऐसा भी होता है क्या? हम खुद अचंभित थे और इसीलिए बाकी सारी कहानियां छोड़ करके आपके साथ ये कहानी आज हम शेयर कर रहे हैं। क्या बात है, 3 आज भी परेशान कर रहा है और पिछले 3 जन्मों से अत्याचार करता आ रहा है। ये क्या देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों एक बार फिर से जब इनके स्पिरिचुअल गाइड से पूछा जाता है तो स्पिरिचुअल गाइड बोलते हैं कि बच्चे, इसकी जो जड़ है वो अभी और पीछे है, बच्चे और पीछे जाओ। दोस्तों जब ये एक और जन्म पीछे जाती हैं तो ये देखती हैं कि एक बार फिर से ये खुद को एक हट्टे कट्टे लंबे चौड़े पुरुष के रूप में देख रही हैं और जो वो पुरुष है वह पुरुष बुरी तरह से अपनी धर्म पत्नी को पीट रहा होता है। ये बताती हैं कि मैं बहुत बुरी तरह से एक महिला को पीट रहा हूं और मुझे बिल्कुल भी उसके ऊपर तरस नहीं आ रहा है। उसका चेहरा बुरी तरह से सूज गया है, लेकिन मेरा जो गुस्सा है उसके ऊपर वह शांत नहीं हो रहा है। हम इनसे पूछते हैं कि क्या आप खुद को इस बार एक अत्याचारी पुरुष के रूप में देख रहे हैं? तो ये बताती हैं कि मैं अत्याचारी पुरुष तो नहीं हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं चाहती हूं कि मैं इसकी जो हड्डियां हैं इसकी हड्डियों का चूरा चूरा कर दूं। इसके जैसे मुझे बहुत ज्यादा क्रोध है इसके ऊपर, मैं इसके प्राण ले लेना चाहता हूं। तो हम इनसे पूछते हैं कि आप क्यों प्राण ले लेना चाहते हैं? तो ये बताते हैं कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा क्रोध बहुत प्रचंड है इसके ऊपर। तो हम इनसे पूछते हैं क्या उन्होंने आपकी कोई बात नहीं मानी, ऐसा कुछ हुआ? तो कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, बात कुछ और है, याद नहीं आ रही। तो दोस्तों ऐसे ही इस दृश्य के अंदर ये कुछ देर तक खुद को मारपीट करते हुए देखते रहते हैं। हमें लगता है कि चलो कोई तो दृश्य ऐसा हुआ जिसके अंदर ये खुद भी विलन है, और इस समय हम ऐसा सोचते हैं कि जो ये धर्म पत्नी इनकी रही होंगी शायद ये धर्म पत्नी वह व्यक्ति होगा। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से ऐसा होता है कि जो धर्म पत्नी है ये वह व्यक्ति नहीं होता जो आज इनके जीवन में इनको तंग कर रहे हैं, लेकिन ये बताती हैं कि उस ही लड़के का एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, गहरा दोस्त है आज के जीवन के अंदर, जिसको मैं उस लड़की के अपनी धर्म पत्नी के रूप में देख रही हूं। यानी कि वो व्यक्ति नहीं जो आज इनका प्रेमी रहा या प्रेमी बनने का जिसने ढोंग किया, लेकिन उस प्रेमी का एक बहुत ही गहरा मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है। ये कहती हैं कि मैं ऐसा देख रही हूं कि उसके उस बेस्ट फ्रेंड को मैं पीट रही हूं जो कि उस जीवन में मेरी पत्नी था। आगे ये बताती हैं कि कुछ देर में मुझे ऐसा महसूस होता है, आभास होता है कि कोई व्यक्ति छुप करके मुझे इसके साथ मारपीट करता हुआ देख रहा है। जब ये पलट करके देखती हैं तो ये बताते हैं कि वो व्यक्ति और कोई नहीं है बल्कि मेरा छोटा भाई है। तो हम इनसे पूछते हैं कि वो जो छोटा भाई है वो देख रहा है तो उसकी आंखों में भाव क्या है? तो ये बताते हैं कि वो जो छोटा भाई मुझे नजर आ रहा है
उस छोटे भाई की आंखों में मुझे अपनी पत्नी के लिए, जो कि उसकी भाभी थी उस जीवन के अंदर, उसके लिए बहुत ज्यादा दया नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत दुखी है और वो चाहता नहीं है कि मैं इसके साथ मारपीट करूं, और वो मुझे रोकना चाहता है। तो हम इनसे पूछते हैं कि वो आपको जो रोकना चाहता है, क्या वह आपको रोक पाया? तो ये बताते हैं कि नहीं, वो मेरा छोटा भाई है, मुझसे काफी छोटा है, वो मुझसे बहुत ज्यादा डरता है, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मुझे रोक पाए। अगला ही दृश्य ये देखते हैं कि अचानक से जो मयान होती है उसमें से ये तलवार निकालते हैं, अपने छोटे भाई के पास उस जीवन के अंदर जाते हैं, और एक नहीं दो नहीं, बल्कि ये बताते हैं कि मैं अपने छोटे भाई के ऊपर दर्जनों वार करता हूं तलवार से, उसको घायल कर देता हूं, उसके कई अंग भंग कर देता हूं, और आखिर में जो उसका सर है उसको धड़ से अलग कर देता हूं। हम इनसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने छोटे भाई को क्यों मार दिया? अरे धर्म पत्नी से आपका कोई झगड़ा था, वो तो केवल देख रहा था, उसको क्यों मार दिया भाई? तो ये बताते हैं कि अभी इस समय इनको स्मृति आ जाती है। ये बताते हैं कि जो मेरी पत्नी है उसके साथ मेरा जो छोटा भाई है उसका गलत संबंध था। इसने सारी मर्यादाओं को, जो मर्यादा होती है एक घर की, एक परिवार की, ये कहते हैं कि इन्होंने उस मर्यादा को नहीं रखा, इसने उस मर्यादा को भंग कर दिया, अपने रिश्ते की मर्यादा को भंग कर दिया, मेरे को इसने धोखा दिया, इसने ये पाप किया। तो ये बताते हैं कि इनकी उस जीवन में जो धर्म पत्नी है उनका और इनके छोटे भाई का गलत संबंध था, जिसकी वजह से इनका क्रोध आ जाता है उनके ऊपर और अपने छोटे भाई को ये जान से मार देते हैं। फिर हम इनसे पूछते हैं कि क्या आप अपनी धर्म पत्नी को भी मारा? तो ये बताते हैं कि नहीं, मैं धर्म पत्नी को तो नहीं मारा है, लेकिन भाई को मार दिया है। थोड़ा सा हम इनको सीन में पहले भेजते हैं, मारने से पहले वाले सीन में भेजते हैं, और जो छोटा भाई है उसकी आत्मा को आइडेंटिफाई इनको हम करने के लिए कहते हैं दोस्तों। तो जिस भाई की इन्होंने हत्या कर दी थी वह भाई और कोई नहीं निकलता, लेकिन वही व्यक्ति निकलता है जो कि आज की डेट में इनके जीवन में इनका प्रेमी बन करके आया हुआ है। दोस्तों ये जीवन देख करके थोड़ा हमें लगता है कि चलो कोई तो ऐसा जीवन नजर आया जिसके अंदर इन्होंने उन लोगों का कुछ अहित किया था, इस व्यक्ति का अहित किया था। लेकिन दोस्तों अभी भी हमारे मन में एक शंका थी। तो जब इस दृश्य से ये बाहर आते हैं और स्पिरिचुअल गाइड से हम इनसे ये प्रश्न पूछने के लिए कहते हैं कि हम इनको कहते हैं कि आप स्पिरिचुअल गाइड से पूछें कि भले ही मैंने उनको मार दिया था, लेकिन क्या उन्होंने हमारी मर्यादा, क्या उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया था? क्या उन्होंने परिवार की मर्यादा को भंग नहीं किया था? क्या उन्होंने अधर्म का काम नहीं किया था? तो क्या मेरा उनको मारना ठीक नहीं था? तो दोस्तों इनके स्पिरिचुअल गाइड इनको बताते हैं कि बच्चे, किया तो उसने अधर्म था, लेकिन जो हुआ उसकी जड़ें और गहरी हैं, और पीछे जाओ बच्चे, और पीछे जाओ। दोस्तों ये अभी तक अपने पूर्व का एक चौथा जीवन देख रहे थे, लेकिन ये जीवन देखने के बाद इनके स्पिरिचुअल गाइड इनको और बहुत पीछे भेज देते हैं। ये बताते हैं कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अभी का जो समय है उसके अंदर मैं ग्रीक हूं, और ये बताती हैं कि सन 1000 के आसपास अभी चल रहा है। ये बताती हैं कि मैं खुद को फिर से एक बीच पर देख रही हूं।
ये हाँ, जब हम इनसे पूछते हैं आप जब बीच पे खुद को देख रहे हैं तो कैसे हैं, तो ये बताती हैं कि बीच पे जहाँ मैं खड़ी हूँ मैं खुद को एक बहुत ही बूढ़े पुरुष के रूप में देख रही हूँ। हम इनको कहते हैं कि क्या ये बूढ़ा पुरुष लाचार है, तो ये बताती हैं कि वो जो बूढ़ा पुरुष है, वो लाचार नहीं है। ऐसा नजर आ रहा है कि मैं ग्रीक जो भी वो जगह है वहां के किसी साम्राज्य का महाराज हूं, सबसे बड़ा राजा हूं। ये देखती हैं और बताती हैं कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि बीच पे एक क्रॉस के ऊपर एक महिला को बांधा हुआ है। ये बताती हैं कि जिस महिला को हम लोगों को वहां पे बांधा हुआ है उसको चारों ओर से इनके सैनिकों ने घेर रखा है। हम इनको कहते हैं कि ये महिला कौन है, क्या इस महिला से आपका कोई संबंध है? तो ये बताते हैं कि उस महिला से मेरा कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन मैं इस महिला के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित हूं और आज मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। तो हम इनसे पूछते हैं कि आप क्रोधित हैं, आप क्यों क्रोधित हैं? क्या ये महिला आपके राज्य में रहने वाली कोई महिला है? इसने क्या किया? कोई चोरी करी? क्या किया इसने? क्या आपका हित किया है? तो ये बताते हैं कि इस महिला ने मेरे पुत्र की हत्या की है। हम इनसे पूछते हैं कि इस महिला ने आपके पुत्र की हत्या कैसे की है? तो ये ऐसा बताते हैं कि कुछ ऐसा है, धीरे धीरे इनको स्मृतियां आती हैं। ये बताते हैं कि ये कोई दूसरा राज्य है और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए मैंने इनके राज्य के ऊपर हमला किया था। इनके राज्य के ऊपर जब मैंने हमला किया तो इसी महिला के हाथों से छोड़े हुए तीर से मेरे पुत्र की हत्या हुई। हम इनको बोलते हैं कि अगर आपने किसी राज्य के ऊपर हमला किया था और वह राज्य खुद को डिफेंड कर रहा था, तो ऐसे में आपको तो इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आपकी सेना का जो भी नेतृत्व कर रहे हैं या जो आपके सैनिक हैं उनके भी तो प्राणों को क्षति पहुंचेगी, उनके ऊपर भी तो तीर तलवार चलेंगे। ये तो युद्ध नीति है, युद्ध में तो ऐसा होता ही है। तो ये बताते हैं होता तो ऐसा है, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये बताते हैं कि मैं ये कोई ऐसे राजा हैं जिनका नाम सुन करके ही जो दूसरे राजा हैं वह अपना राज्य इनको सौंप देते हैं और इनके अंडर वो अपना राज्य चलाते हैं। लेकिन इन लोगों ने सबसे पहली तो ये हिम्मत करी कि ये मेरे खिलाफ खड़े हो गए। आगे जाकर के ये बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है कि जिस समय इनके पुत्र को मारा गया उस समय युद्ध नहीं चल रहा था, लेकिन इनकी पुत्र की हत्या होने की वजह से युद्ध शुरू हुआ। ये बताते हैं कि इनका जो पुत्र है उसको एक संदेश देकर के इन्होंने अपना जो जैसे राजदूत होता है वो बना करके इनके राजघराने के यहां पर भेजा था और वह जैसे इनके महल के अंदर प्रवेश करने की अनुमति मांग रहा था, लेकिन ऊपर से खड़े होकर के जिसने तीर चलाया और मेरे बच्चे को, मतलब हो सकता है कि कुछ संधि ही हो जाती, हो सकता है मैं छोड़ देता इनका राज्य इनकी बात सुन करके, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे, बिना मेरा पत्र पढ़े, मेरा संदेश पढ़े, इस महिला ने मेरे पुत्र के ऊपर तीर चला दिया ऊपर से और मेरे पुत्र की हत्या कर दी। और पुत्र की हत्या से बौखला करके ही मैंने फिर इनके राज्य के ऊपर, क्योंकि सेनाएं तो पहले ही वहां पे थी, इनके राज्य के ऊपर हम लोगों ने हमला कर दिया। चारों ओर से घेर तो हमने पहले से ही रखा था, इनके पूरे राज्य को हमने नेस्तो नाबूद कर दिया है, शमशान घाट में बदल दिया है और इस महिला को हमने पकड़ लिया है। आगे ये देखते हैं
और बताते हैं कि ये महिला और कोई नहीं है बल्कि जिस राज्य के ऊपर हम ने कब्जा कर लिया है उस राज्य की ये महारानी है। थोड़ी देर में इनको महसूस होने लगता है कि ये जो महिला यहाँ पर बंधी हुई है वह वहाँ पर अकेली नहीं बंधी हुई है, बल्कि उस महिला के साथ कुछ दूर ही एक पुरुष को भी इन लोगों ने बांध रखा होता है जो कि उस राज्य का महाराज होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो महाराज होता है ये क्या करते हैं, उसको इन्होंने बांध रखा हुआ होता है। ये कहते हैं कि तुम्हारी आंखों के सामने इसको मारा जाएगा और तुम्हें देखना पड़ेगा। तो ये बताते हैं कि उस राज्य के महाराज को भी वैसे इन्होंने क्रॉस पे बांध रखा है और वे कह रहे हैं कि तुम देखो। वो महाराज को जब वो महाराज मतलब जिसको इन्होंने बांधा हुआ होता है वो देखता है अपनी धर्म पत्नी की तरफ, तो ये अपने सभी सैनिकों को आदेश देते हैं और इनके सैनिक, कई सारे सैनिक एक ही समय पे कई सारे जो तीर हैं वह उनके ऊपर दागते हैं। ये बताते हैं 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 50 तीर एक ही समय में उस महारानी के जो देह है उसके अंदर अलग अलग जगहों पर गड़ जाते हैं और एक ही क्षण में उसके प्राण चले जाते हैं। ये दृश्य देखने के बाद जब हम इनको उस महारानी को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं जिसके शरीर के अंदर इतने सारे तीर गड़े हुए थे हर जगह पर, जो मृत हो चुकी थी, तो ये बताते हैं कि वो महारानी और कोई नहीं है। वो जो महारानी है वो यही व्यक्ति है जिसने मुझे परेशान किया, जिसने ये किया। और जब ये उसके पति की तरफ देखते हैं तो ये बताते हैं कि उसके पति को हमने नहीं मारा है, केवल हम चाहते थे कि ये जो दृश्य है वह दृश्य ये देखें, इनको भी दर्द का मैं एहसास हो कि जब अपने किसी प्रियजन को तीर लगता है तो कैसा महसूस होता है, कैसे अपना जो सीना है वो छल्ली हो जाता है। केवल ये एहसास ये उस महाराज को दिलाना चाहते थे। उस महाराज को इन्होंने मारा नहीं, लेकिन आजीवन उसको कारागार के अंदर बंद रखा। ये दृश्य देखने के बाद दोस्तों, जब ये स्पिरिचुअल गाइड के पास जाते हैं और फिर उनसे बात करते हैं तो स्पिरिचुअल गाइड से हम पूछते हैं, इनको पूछने के लिए कहते हैं कि यहाँ भी कहीं ना कहीं गलती उस महारानी की थी, उसने इनके बेटे को क्यों मारा। तो ऐसा कुछ इनको स्पिरिचुअल गाइड बताते हैं कि दरअसल उस महारानी ने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा था, वो तीर उस महारानी ने नहीं चलाया था और न ही उस तीर को चलाने का आदेश उन्होंने दिया था। लेकिन जब तुम्हारा बेटा नीचे जाकर के ऐलान कर रहा था, अनाउंसमेंट कर रहा था, उनको उनका जो द्वार है उसको खोलने का आदेश दे रहा था, तो कुछ ऐसा हो रहा था कि उनके जो सिपाही हैं वह इनको कह रहे थे कि उसको आगे नहीं बढ़ना है, कि अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुम अपनी जो तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेवार तुम खुद होगे। और जब ये सब चल रहा था तो जो रानी है, जो महारानी है, वो केवल ऊपर से देख रही थी। जो उनके साथ जो सिपाही वहां पर खड़े थे, जो धनुष बाण लेकर के वहां पर खड़े हुए थे उस समय, तो उन्होंने आदेश नहीं दिया था, लेकिन आपका बेटा अपनी एरोगेंस में आगे बढ़ा था और उन सिपाहियों ने बिना पूछे अपने प्रोटोकॉल के चलते उसके ऊपर तीर चला दिए गए। तो वो जो हत्या हुई, वो जो तीर चले, वो इस महारानी ने नहीं चलाए थे, लेकिन हाँ, क्योंकि साथ वो खड़ी थी और उनके सिपाहियों ने मर्यादा का पालन नहीं किया, तो देखने में ऐसा ही लगा कि उन्होंने चलवाया, लेकिन वो उन्होंने नहीं चलाया था। तो इनके स्पिरिचुअल गाइड बताते हैं कि आपकी विस्तारवादी नीति की वजह से,
आपके मन में जो दूसरे राज्यों को हड़प करने का जो लालच था, जो आपने उनके पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया था, उनके राजा को रंक बना दिया था, उन्हीं सब चीजों का बदला ये आत्मा इतने जन्मों से आपसे लेते आ रही है। और ये देखने के बाद कुछ हमें संतोष हुआ, ये बात सुनने के बाद कुछ हमें संतोष हुआ दोस्तों। और ये सब देखने के बाद ये भी समझ गए कि जड़ कहाँ पे है। और ऐसा करने के बाद दोस्तों इनको हम वापस नीचे बुला लेते हैं। आगे के लिए भी स्पिरिचुअल गाइड इनको संदेश देते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया आप उनको क्षमा कर दीजिए। स्पिरिचुअल गाइड बताते हैं कि आपका हिसाब उनसे पूरा हो चुका है, आपने बुद्धि से उनको अपने साथ रोका हुआ है। वे ऐसा बताते हैं कि आपको ध्यान में लीन रहना है, आपको मेडिटेशन ज़्यादा करना है, थोड़ा आगे बढ़ना है। और जो भी थोड़ा बहुत बंधन इनसे अब बच गया है उसको आपको योग अग्नि से काट देना है, समाप्त कर देना है। दोस्तों हम जानते हैं कि आज की कहानी बहुत लंबी हो गई, लेकिन 5 पूर्व जन्म की कहानियां सुनाने में समय तो लगने ही वाला था। तो इतनी लंबी कहानी बनाने के लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। जो उन्होंने देखा वो हमने इस कहानी में आपके साथ शेयर किया। इतने सारे जन्म थे तो शेयर करने में समय तो लगना ही था। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और कमेंट करके हमें बताएं कि इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली, आपको क्या अच्छा लगा। आपका हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आप जब चैनल हमारा सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद मिलती है, और भी लोग इन कहानियों का लाभ उठा पाएंगे। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ज़्यादा यूट्यूब हमारी वीडियो को रेकमेंड करेगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।